ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी कैरियोटाइपिंग के बारे में। खुफिया ज़रा डेफिनेशन तो बताओ। जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा बताओ ज़रा। The chromosomal constitution of a nucleus is called karyotype, and sorting of chromosome with respect to length and position of centromere is called karyotype. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे और क्या बताएंगी? Process. जी, कैसे करते हैं कैरियोटाइपिंग के स्टेप्स बताइए। Okay. Sir, we take white blood cells out of the whole blood. फिर हम उसके अंदर स्टैमिलेट ऐड करते हैं जिसकी वजह से माइटोसिस होती है. And then to stop the mitosis, we add alkaloid. बेटा हम उसमें स्टिमुलेंट्स डालते हैं, STIMULANTS। स्टिमुलेंट्स एक आम नाम है। स्टिमुलेंट्स किस चीज़ के स्टिमुलेंट्स के? वो माइटोसिस को प्रमोट करें। कैरी ऑन। Then, sir, we add an alkaloid, which is known as colchicine. I don't know pronounce इसको हम कैसे करेंगे? Colchicine, which will stop the mitosis, the process of mitosis. In which stage? In the test tube when there is white blood cells are during the mitosis. स्टेज में वो माइटोसिस को स्टॉप करती है। कॉलकाइसिन अल्कलॉइड जो है वो माइटोसिस को कौन सी स्टेज में स्टॉप करती है? I don't remember, sir. मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट करती है। Metaphase stage. Also. आगे बढ़िए। Sir, then with the help of then we take it out on a lid. उस पे हम dropper add करते हैं और with the help of microscope we zoom into the cells which are more clear in chromosomes, where chromosomes are more clear in the cell. Then we take photograph of it through the, क्योंकि वो connected होती है microscope with computer, और हम zoomed photograph लेते हैं. हम उस zoom photograph को लेके कट डाउन करते हैं क्रोमोसोम्स, और फिर हम लोग क्रोमोसोम्स को स्टेप वाइज, आई मीन सेम क्रोमोसोम्स को हम लाइन वाइज टिक करते हैं, और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट है या नहीं है. ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि हमने व्हाइट ब्लड सेल्स को ड्रॉपर की मदद से स्लाइड पे डाला। हमारा मकसद क्या था स्लाइड पे डालने पे कि हम स्मेयर बना लें। स्मेयर, राइट सर, बना लिया, ब्लड स्मेयर बना लिया। उसके बाद हमने इस ब्लड स्मेयर को माइक्रोस्कोप से देखा। अब जब माइक्रोस्कोप से हमने देखा एक ऐसा सेल जो कि सबसे अच्छा नजर आ रहा है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके क्रोमोसोम्स अलग अलग पड़े हुए, किसी दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। आप जरा गौर करें कि माइटोसिस मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हुई है, अभी क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आए नहीं है। इक्वेटर पे आते हैं किसकी मदद से? स्पिंडल फाइबर्स के खींचातानी की वजह से, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स तो बने ही नहीं है ना। ये जो कॉलकाइसिन अल्कलॉइड है ये स्पिंडल फाइबर्स को फॉलो ही नहीं होने देते। जब स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बनेंगे तो इससे क्या होगा आपके पास? इससे क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज स्टेज है वो अरेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या किया? सबसे अच्छा सेल जो हमें नजर आ रहा था, हमने वो सेल जो है वो लोकेट कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकाला। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद अब हमने उसको कट पेस्ट करना है। ठीक है, कट पेस्ट करना है। अब कट पेस्ट करने के बाद हमारे पास एक शीट तैयार हो गई।
अगर वो आपके पास हेट्रोपोलाइटी सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है, अगर तो वो हेट्रोपोलाइटी सपोर्ट कर रहा हो तो उसमें आपको क्रोमोसोम कम या ज्यादा नजर आएंगे, या अगर किसी किस्म के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट हुआ तो आपको नजर आएगा। ठीक है, चलें, कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछ ले भाई। ये कैरियोटाइपिंग के बारे में बात हो गई है। The chromosomal constitution of a cell nucleus called karyotype and sorting of chromosomes with respect to the length of chromosomes and position of centromere called karyotyping. चले, किसी ने बेटा कोई सवाल करना है तो हैंड रेज कर लो। चले, इसके बाद आइए फर्दर इस चैप्टर के अब अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। देखिए, तो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है प्रोटीन और डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, अगला टॉपिक है कि या तो प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है या डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल। इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ करना। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ करना है कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है या डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल। तो आपको ये बताने जा रहा, लेकिन उसको बताने से पहले आप लोग अपने जहनों में सब के सब प्रोटीन और डीएनए के बारे में सारी अपनी जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, वो रिकॉल कर लें। आप सबको एक बात बता दूं, और से सुन लीजिए बेटा, पूरी सेकेंड ईयर आपकी फर्स्ट ईयर पे बेस कर रही है। पूरी सेकेंड ईयर आपकी फर्स्ट ईयर की बायो की नॉलेज पे बेस कर रही है। आपको सेकेंड ईयर पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि हर स्टेप पे आपको फर्स्ट ईयर रिवाइज करना होगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं, अगर आपको उसमें फर्स्ट ईयर की चीजें पहले मैं रिवाइज ना कराऊं तो आप एक्सपेरिमेंट समझ नहीं पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट तो बाद में बताऊंगा, पहले आप सारे के सारे जो है, जो भी सवालात मैं इसमें मैं इंट्रोडक्शन के लिए पूछूंगा या बताऊंगा, वो आपको सबसे पहले रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए इसका हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए इज द प्रोटीन और डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ये आपके पास जो है वो अब टॉपिक है। इसके लिए आपने बेटा एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा, लेकिन इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन क्या है, डीएनए क्या है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछने जा रहा हूं, अभी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा, ठीक है, अभी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा, आपको सबसे पहले ये चीजें रिवाइज कराने जा। सूफिया जरा ये बताओ, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? जी सर। सर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देयर इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, शाबाश। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड होती है, बिल्कुल सही कहा। अब एक और बात फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है कि ये जो लीनियर चेंज होती है,
ये आपस में बेटा किससे जुड़ी होती है, ये भी बता दो। डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी होती है, ठीक है। यानी कि क्या है, यानी कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि प्रोटीन में खास तौर पे आपको सल्फर मिलेगा जो आपको डीएनए के अंदर सल्फर नहीं मिलेगा। सल्फर, सोफिया सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ। जी सर, एक सेकंड, सॉरी। सल्फर का एटॉमिक नंबर जी सर, 14। है। सल्फर का मास नंबर क्या होता है? मास नंबर सल्फर का याद नहीं है मुझे। ये तो याद होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और सल्फर 32 है, ठीक है। ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और उसका मास नंबर 32 होता है। जो चीजें मैं आपको अभी रिवाइज करा रहा हूँ इसका आगे काम आएगा, ठीक है। जो चीजें मैं आपको अभी रिवाइज करा रहा हूँ इसका आगे जाकर जो है वो काम आएगा। इसके बाद आइए, प्रोटीन में आमतौर पे आपको सल्फर मिल सकता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको रिवाइज करा दी। अच्छा, अब उसके बाद अगर आइए मजीद, डीएनए की क्या खास बात है, डीएनए के अंदर कौन सा एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? सर डीएनए में पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट पार्ट होता है और नाइट्रोजनस बेस होती है। और नाइट्रोजनस बेसिस। हम फोकस करेंगे फॉस्फेट पार्ट पे, फास्फोरस पे फोकस करेंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ। सर सॉरी, आवाज नहीं आ रही। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ। 15। ठीक है, फास्फोरस का मास नंबर बताओ। फास्फोरस का मास नंबर होता है 31। और उसका मास नंबर होता है 31, ठीक है। एटॉमिक नंबर 15 होता है और उसका मास नंबर जो होता है वो 31, ठीक है। तो ये गौर से हम आगे जाके बात करेंगे रेडियो आइसोटोपिक सल्फर की। रेडियो आइसोटोपिक सल्फर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सल्फर 35, ठीक है। रेडियो आइसोटोपिक सल्फर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा सल्फर 35। तो हम रेडियो आइसोटोपिक फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे, जो हम रेडियो आइसोटोपिक फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे वो होगा फास्फोरस 32, ठीक है। जो हम रेडियो आइसोटोपिक फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे वो होगा फास्फोरस 32। चले, अभी हम इंट्रोडक्शन के तौर पे बात कर रहे हैं सारी की सारी, आगे जाके इन सबका काम आएगा। पहले मैं आपको चीजें रिवाइज करा दूं। अच्छा सोफिया, इसके बाद आप मुझे एक और बात बताएंगी, आप बता सकती हैं, आप बता दें, कोई और बताना चाहे बता सकता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीकों से होती है वो तीनों तरीके मुझे रिवाइज करो। पूछता एक से हूँ, टारगेटेड सारे होते हैं, तो आप सबसे कह रहा हूँ कि अपने जहन में रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर आप बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे रिवाइज करवा दीजिए।
बैक्टीरिया के अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन डिवाइस करवा दी। सर बैक्टीरिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। रिस्पायरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन की बात कर। बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह से रिप्रोडक्शन होती है। Sir, conjugation, transduction and transformation. कंजुगेशन बताओ क्या होती है? Sir, conjugation में जो genetic material होता है वो it is transformed from one bacteria to another by a conjugation tube. ठीक है, शाबाश। बाय कंजुगेशन। दूसरी रिप्रोडक्शन बताओ, ट्रांसडक्शन कैसे होती है? In this, genetic material is exchanged by usually by a transfer of genetic material take place usually by a third party known as bacteriophage. शायद बिल्कुल सही है। Transfer of genetic material from one bacterium to another by a third party, which is usually a bacteriophage virus. Good. इसके बाद बेटा बताओ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? Transformation in this. इसमें सर याद नहीं आ रही, शायद ये होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल शायद अपनी सराउंडिंग से या जो डेड वन होते हैं उनसे पिक करता है और फिर उनको अनदर टाइप में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसकी जो आगे नस्ल आती है वो दूसरी टाइप की होती है। जी। This a bacterium takes genetic material from its surrounding and converts into or transform into another type. ठीक है जी। इसमें बैक्टीरियम क्या करेगा, सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी नस्ल के अंदर। ठीक है, चलें, आपने तीनों डेफिनेशन बिल्कुल सही बताइए, शाबाश। ठीक है, देखें इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने आपको पहले प्रोटीन बताया, फिर डीएनए बताया। प्रोटीन में जितनी बात बस मुझे रिवाइज कराना थी वो ये थी कि हम अगर सल्फर की बात करें तो प्रोटीन में सल्फर मौजूद होता है। हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर फास्फोरस मौजूद होता है। आप में से हो सकता है किसी के जहन में ये बात है, सर आपने लफ्ज लिखा है नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। देखिए बेटा, नाइट्रोजन डीएनए के अंदर तो होता है, लेकिन याद रखें नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो दरअसल प्रोटीन के अंदर भी मौजूद होता है। हमें किसी ऐसी चीज को देखने की जरूरत है जो प्रोटीन की खासियत हो और जो डीएनए की खासियत। तो प्रोटीन की खासियत में हमारे पास मौजूद है क्या, सल्फर, और डीएनए की खासियत में ये है कि इसमें क्या मौजूद है, इसमें आपके पास मौजूद है फास्फोरस। ठीक है, चलें, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने आपको बताया है आगे जाके मुझे कंजुगेशन की कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैंने वैसे ही आपको रिवाइज करवा दिया। हाँ, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी आगे जाके चैप्टर्स में और इस टॉपिक में भी। ट्रांसडक्शन कहते हैं कि कोई वायरस अगर बैक्टीरिया में हमला करे, कोई वायरस अगर बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है तो हमला करने के बाद जब नए वायरस बनेंगे और ये वायरस इस बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा के जब बाहर निकलेगा तो ये इस बैक्टीरिया का डीएनए भी अपने साथ ले जाएगा, और जब वो किसी और बैक्टीरिया पे हमला करेगा, जब वो किसी और बैक्टीरिया के ऊपर हमला करेगा तो किसी और बैक्टीरिया पे हमला करने पर, ठीक है, किसी और बैक्टीरिया पे हमला करने पर अब
अब क्या होगा आपके पास, ये अपना इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर करेगा, अपना भी करेगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि ये बैक्टीरियम जो है ये बाहर से जेनेटिक मटेरियल अंदर ले ले, या बाहर से जेनेटिक मटेरियल अंदर ले लेगा तो ये वाला जेनेटिक मटेरियल अपने डीएनए में शामिल कर देगा। जब अपने डीएनए में शामिल कर देगा तो उसकी जो अगली नस्ल आएगी वो पहले से मुख्तलिफ होगी। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, it is a type of genetic recombination in which a bacterium takes genetic material from its surrounding and converts into another type, और किसी दूसरी टाइप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, so this is called what? This is called ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, जो चीज मैं आपको बेटा आगे समझाने जा रहा हूं उसको समझाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको ये चीज जो है रिवाइज करवाई है। अब मैं आगे आपसे बात करने जा रहा हूं। आप में से बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी बात आपने नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो भी लिखी हुई बोर्ड में आपके पास आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपसे बात हो गई है। अब उसके बाद मैं आपसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। प्रोटीन और डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। पहले तो इसका मतलब समझा दूं आपको। कोई आपसे ये कहता है, आपके हाथ में सूरजमुखी के फूल के बीज दे दे और आपसे ये कहे कि मुझे ये बताओ कि मैं ये बीज बोने पे मुझे सूरजमुखी का फूल मिलेगा या गुलाब का पौधा मिलेगा, तो आप बेख्तियार कहेंगे कि भाई मुझे तो सूरजमुखी का पौधा मिलेगा। वो आपसे रीजन पूछेगा कि इस बीज में ऐसी क्या चीज मौजूद है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये सूरजमुखी का फूल। तो आप बेख्तियार क्या कहेंगे? आप बेख्तियार कहेंगे भाई इसके अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए की जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है वो दरअसल एविडेंट कर रही है, वो दरअसल आपको बता रही है कि ये पौधा जो है ये दरअसल आपके पास सूरजमुखी का पौधा है, ये गुलाब का पौधा नहीं। ठीक है, ये सूरजमुखी का पौधा है, गुलाब का पौधा। इसके बीज के अंदर डीएनए मौजूद, बीज के अंदर सेल्स है, सेल्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है।
अभी आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? अभी आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आपके पास जो है प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल? आप एक्सपेरिमेंटली बात प्रूव करने जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि दरअसल आपके पास डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है कि प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आप सुनने जा रहे हैं, जरा इसको देख लीजिएगा। Evidence from बैक्टीरिया। आपने जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, आपने जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट पढ़ने, सबसे पहले हम बैक्टीरिया से एविडेंस देने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बैक्टीरिया से एविडेंस देने जा रहे हैं कि आपके पास वाकई में हेरिडिटरी मटेरियल ये है कि नहीं। ठीक है, और इसमें हम सहारा लेंगे सर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यहां पे हम सहारा लेंगे सर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स। सर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है? सर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आपसे बात करूं, सर ग्रिफिथ के इलाके में नमोनिया की वबा फैल गई। ठीक है, सर ग्रिफिथ के इलाके में नमोनिया की वबा फैल गई, तो सर ग्रिफिथ क्या कर रहे थे? सर ग्रिफिथ जो है वो नमोनिया की वैक्सीन बना रहे थे। जिस तरह आजकल सारे साइंटिस्ट जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में तगोदो हैं, उस जमाने में नमोनिया की वबा फैली थी और लोग नमोनिया में मर रहे थे। कोरोना में भी सिमिलरली न्यूमोनिया वाले सिम्टम्स ज्यादातर होते हैं, फिर इंसान डीआईसी में जाता है। उस जमाने में नमोनिया की जब वबा फैली है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से थी, और ये नमोनिया की वैक्सीन तैयार कर रहे थे। उनके सामने, सर ग्रिफिथ के सामने, निमोनिया की दो टाइप्स मौजूद थी, एक आर टाइप और एक एस टाइप। आपके सामने जो है वो नमोनिया के बैक्टीरिया की दो टाइप थी, एक कहलाती है आर टाइप और एक कहलाती है एस टाइप। बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। आर टाइप से मुराद है रफ टाइप। एस टाइप से मुराद है, एस टाइप से मुराद है स्मूथ टाइप। ये जो आर टाइप है ये थी नॉन वायरुलेंट, और ये जो एस टाइप है ये वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब है नॉन डिजीज कॉजिंग, और वायरुलेंट का मतलब है डिजीज कॉजिंग। ठीक है, वायरुलेंट का मतलब है डिजीज कॉजिंग। अच्छा,
बहुत आराम आराम से तहम्मुल से एक्सपेरिमेंट सुनते जाइए। इसमें आधा एक्सपेरिमेंट सर ग्रिफिथ ने किया था, फिर उनके 10 साल के बाद 3 मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उसको मजीद आगे बढ़ाया था। ठीक है, अच्छा सर ग्रिफिथ दरअसल वैक्सीन बना रहे थे। वो आप जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो इसकी स्टडी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सिर्फ क्या कर रहे थे, वो सिर्फ वैक्सीन बना रहे थे। उन्होंने एक चूहे के अंदर, इन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में चूहे के अंदर इंजेक्ट की कौन सी आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट। जब आर टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट की है तो चूहा जो है वो जिंदा रहा, चूहा जो है वो जिंदा रहा, चूहा मरा नहीं। ठीक है, चूहा जो है वो जिंदा रहा, चूहा मरा नहीं। तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, चूहे में इंजेक्ट किया एस टाइप। उन्होंने चूहे में कौन सा डाला, एस टाइप बैक्टीरिया डाला। चूहे में उन्होंने डाला एस टाइप। एस टाइप जो है बैक्टीरिया की टाइप, डिजीज कॉजिंग टाइप है। चूहा जो है ये नहीं, चूहा मर गया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। आर टाइप को इंजेक्ट किया, चूहा जिंदा रहा। एस टाइप को इंजेक्ट किया, चूहा जो है वो मर गया। ठीक है, जैसा उन्होंने सोचा था सर ग्रिफिथ ने वैसा ही। अब तीसरे चूहे के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस टाइप। उन्होंने इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस टाइप। हीट किल्ड से क्या मुराद है, हीट किल्ड से मुराद ये है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिए, उसको थोड़ा हीट किया। अब ये बैक्टीरिया जो है ये मर गए। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो है ये मर गए। जब ये बैक्टीरिया मर गए तो अब इसको सिरिंज में इन्होंने भरा और चूहे में डाला। जहन में क्या चल रहा है, जहन में चल रहा है उनके कि भाई चूहा मरना नहीं चाहिए, तो ऐसा ही हुआ, चूहा नहीं मरा। इन्होंने चूहे के अंदर डाला तो चूहा जो है वो जिंदा रहा, चूहा मरा नहीं। जब आप चूहा बनाएंगे तो बराए मेहरबानी उसके कान जरूर बनाएं, बगैर कानों के चूहा नहीं लगता। ठीक है, लाजमी आपने अपने रजिस्टर में जब भी चूहा बनाएंगे उसके कान जरूर बनाएं।
बगैर कान के चूहा चूहा नहीं लगता। जब हीट के एस टाइप बैक्टीरिया चूहे में मार डाले इंजेक्शन के जरिए, तो चूहा जो है वो जिंदा रहा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चले अब चौथा एक्सपेरिमेंट जो है उसमें क्या किया इन्होंने सोचा कि देखिए ना आर टाइप से चूहा मरता है, ना हीट के एस टाइप से चूहा मरता है। अब इन्होंने ये दोनों एक साथ डाले। देखिए चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर टाइप इंजेक्ट किया, प्लस इन्होंने इंजेक्ट किए हीट के एस टाइप। जब ये दोनों चीजें इन्होंने एक साथ डाली है तो गौर से सुनिएगा, चूहा जो है वो अनबिलीवेबली अनलाइकली मर गया। उनके जहन में ये चीज थी कि ना तो आर टाइप से चूहा मरता है, ना तो हीट के एस टाइप से चूहा मरता है। दोनों एक साथ इंजेक्ट कर दिया लेकिन चूहा मर गया। अब कहते ये हैं कि सर ग्रिफिथ के पास 10 साल तक इस बात का जवाब नहीं था कि चूहा क्यों मरा। 10 साल बाद 3 साइंटिस्ट ने एवरी, मिकलॉड और मिकार्टी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया एक्सपेरिमेंट को, तो फिर पता चला कि चूहा क्यों मरा। ठीक है, तो जरा सुन लीजिए गौर से कि चूहा क्यों मरा। ये इन्होंने डाला था आर टाइप, और जो एस टाइप हीट किट मौजूद है, ये एस टाइप हीट किट के पुर्जे मौजूद, पुर्जों से मुराद है उसके जिस्म के आधा मौजूद है, जिसमें टुकड़े मौजूद हैं, बैक्टीरियल सेल के टुकड़े मौजूद। अब इस आर टाइप ने क्या किया, आर टाइप ने बाहर से इन टुकड़ों को लिया, और टुकड़ों को लेने के बाद इसकी अगली जो नस्ल आई तो आई कौन सी, जो आई एस टाइप, यानी कि एक ऐसी टाइप आई जो कि बीमारी कॉज कर सकती थी, नमोनिया कॉज कर सकती थी। यानी कि वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वहां पे आर टाइप कन्वर्ट होके एस टाइप के अंदर, और चूहा जो है वो मर गया। ठीक है, चलिए आपके जहन में आएगा सर ये कैसे पता चला, प्रोटीन एडिटिव मटेरियल है, डीएनए एडिटिव मटेरियल। अब इसके बाद बात आई। ठीक है, जो एवरी, मिकलॉड और मिकार्टी हैं, उन्होंने ये जो चौथी टाइप है, चौथा एक्सपेरिमेंट है, इसको कई अंदाज में रिपीट किया। उन्होंने वो 2 चूहों में रिपीट किया, मजीद उसके अंदर अमेंडमेंट्स के साथ। तो पहले इतना तो नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। दोबारा से एक बार सुन लें। सर ग्रिफिथ के इलाके में नमोनिया की वबा फैली थी। निमोनिया के बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की 2 टाइप्स मिलती है, एक आर टाइप और एक एस टाइप। आर टाइप जो है वो डिजीज कॉज नहीं करती, एस टाइप जो है वो डिजीज कॉज करती है, नमोनिया कॉज करती। आर टाइप को पहले एक्सपेरिमेंट में चूहे में डाला, चूहे को नमोनिया नहीं हुआ, चूहा जिंदा रहा। एस टाइप को चूहे में डाला, चूहा को नमोनिया, चूहा मर गया। तीसरे चूहे के अंदर इन्होंने एस टाइप को हीट किल किया और अब इंजेक्ट किया, चूहा जिंदा रहा। चौथे एक्सपेरिमेंट में ये सोच के आर टाइप डाली और एस टाइप हीट किल डाली कि दोनों से चूहा नहीं मरता, लेकिन चूहा जो है वो मर गया। अब जब उन्होंने चूहे की ऑटोप्सी की, चूहे का पोस्टमार्टम किया, तो पता ही चला कि चौथे एक्सपेरिमेंट में चूहे के अंदर जिंदा एस टाइप बैक्टीरिया मिले। तो उनके समझ में नहीं आया, तो उन्होंने तो उसको हीट किल कर दिया था। अब उसके अंदर जिंदा एस टाइप बैक्टीरिया क्यों मिले, तो दरअसल वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ था, जिसकी वजह से आपके पास चूहा जो है वो आर टाइप से एस टाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, इसलिए चूहा जो है वो मर गया। इतनी बात नोट करें। ठीक है,
इतना नोट करना जरूरी है, फिर एक्सपेरिमेंट मजीद आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर हम इसी जो बोर्ड पे चीजें बनी हम इसकी गहराई में जाएं, तो आप देख रहे हैं एस टाइप की सरफेस जो स्मूथ नजर आ रही है, तो बेटा एस टाइप की सरफेस स्मूथ नजर आ रही है, उनको इसकी सरफेस पे कैप्सूल मौजूद। आर टाइप की सरफेस रफ नजर आ रही है, वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ज्यादातर वो वायरुलेंट होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है, सारे नहीं, ज्यादातर की बात कर। चलिए, इतना तो एक्सपेरिमेंट याद रखिए, और मैंने आपको जो आज बेसिक्स बताए हैं, घर में आप फर्स्ट ईयर की चीजें खोल के रिवाइज करिए उसको, ठीक है। यहीं से इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाएंगे। अब हम जो उसको आगे बढ़ाएंगे, वो जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया है हम उससे आगे बढ़ाएंगे। हमने उसमें आर टाइप इंजेक्ट की और उसमें एस टाइप हीट केयर इंजेक्ट की। अब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाएंगे। एवरी मिकलॉड और मिककार्टी ने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। चलें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मजीद बात होगी। थैंक यू सो मच।